हाय फ्रेंड्स। चलो, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लोग बहुत सारे पार्टों में डील करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता ये है कि मॉर्निंग 1789 एक र्यूमर फैलता है पूरे सिटी में। कौन सिटी भाई? तो पेरिस में। पेरिस की में सिटी में फैलता है क्या भाई? र्यूमर फैलता है। और उसके कोई स्टेट रहता है अलार्म, वहाँ पे क्या फैलता है भाई? र्यूमर। तो र्यूमर ये फैलता है, ये किंग ने क्या दिया, ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया भाई? कि ओपन फायर का ऑर्डर दिया अपने ट्रूप्स को। किस पे? तो सिटीजन पे। तो इससे क्या होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। ये अफवाह सुनकर लोग क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और 7,000 मेंस एंड वुमेन्स जो रहते हैं ना, वो गैदर होते हैं। और क्या करते हैं, टाउन हॉल, एक टाउन हॉल होता है, वहाँ गैदर होते हैं। और क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करने के लिए, तो फॉर्म करने के लिए, क्या, मिलिटिया फॉर्म करने के लिए, ठीक है। वो मिलिटिया फॉर्म करने के लिए डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो होता आगे क्या है, तो ये देखिए। तो ये क्या करते हैं भाई कि दे हैव ब्रोकन मेनी गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ। ये मिलिटिया फॉर्म करने के बाद बहुत सारे सरकारी घरों को तोड़ देते हैं। किस लिए भाई? तो आर्म के सर्च में, मतलब गोली बंदूक के सर्च में ये लोग पूरे पूरे जो होता है ना गवर्नमेंट बिल्डिंग को पूरा तोड़ फोड़ कर देते हैं। फिर जिसमें उसमें से कुछ लगभग 100 आदमियों का एक ग्रुप वो मार्च करता है किधर, तो ईस्ट के तरफ। किधर? तो ईस्ट के तरफ मार्च करता है, ठीक है। यहाँ ईस्ट छूट गया है, तो ईस्ट के तरफ मार्च करता है जो सिटी में, ठीक है। तो वो कहाँ अटैक करता है, वो लोग जाते हैं और बास्टिल जेल उधर रहता है उसी पे अटैक करते हैं। और वहाँ पे अटैक करके उसके जो कमांडर रहते हैं ना, जो उस जेल का कमांडर रहता है ना, उसको मार देते हैं। और जितने ही प्रिजनर होते हैं ना, उनको रिलीज कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। और देखो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो बास्टिल जेल होता है ना, वो किंग के पावर को दर्शाता था, जिस कारण से लोग इसे हेट करते थे, इस जेल को, ठीक है। तो पीपुल ने उस जेल को पूरे तोड़ देते हैं। और उसके स्टोन को जो रहता है ना, उसका जो ईंट रहता है ना, उसको भी मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं, ठीक है। उसको भी मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं वो लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जो रेवोल्यूशन हो रहा था, वो रेवोल्यूशन पूरे पेरिस में, पूरे पेरिस में फैल जाता है। और अदर कंट्री साइड में क्यों फैलता है ये भाई? इसलिए फैलता है क्योंकि प्राइस ऑफ जो ब्रेड का प्राइस होता है ना, वो बढ़ जाता है, जिस कारण से ये पूरे पेरिस और अदर कंट्री साइड में भी ये जो रेवोल्यूशन होता है वो फैल जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, क्या रीजन था कि होने लगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग एकदम अंदर जाते हैं कि क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था। ये तो ओवर का टॉपिक था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम लोग देखते हैं। अब से स्टार्ट हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या रीजन था। तो ये हम लोग का पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है भाई? तो टॉपिक का नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। ये है हम लोग का टॉपिक का नाम। तो टॉपिक का नाम तो जान लिया। अब पहले जानते कि उस समय फ्रांस का राजा कौन था। तो उस समय फ्रांस का राजा था कौन? लुइस 16। लुइस 16 कौन था भाई? फ्रांस का उस समय राजा था जब ये रेवोल्यूशन हुआ था। तो अब जान लेते हैं कि राजा कैसे बना, क्या हुआ। तो देखिए, तो इन 1774 में लुइस 16 जो था, जो बॉर्बन फैमिली का था, उसने क्या किया भाई? उसने थ्रोन पर बैठा। किस पे? तो राजगद्दी पे 1774 में लुइस 16 जो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, वो आकर थ्रोन पर, राजगद्दी पर फ्रांस के बैठा, ठीक है। उस टाइम उसकी एज क्या थी? तो उस टाइम उसकी एज थी 20 साल। और उसकी शादी हुई थी किससे? तो ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था मैरी एंटोनेटी, ठीक है, इसका नाम था। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि लुइस 16 ने शादी की मारिया फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ठीक है। मारिया फ्रॉम ऑस्ट्रिया से उसने शादी की। उसकी उम्र उस समय 20 साल थी। जब वो थ्रोन पे बैठा, जब वो राजगद्दी पे बैठा, तो उसने क्या पाया? उसने पाया कि पूरी जो ट्रेजरी है, मतलब पूरा जो धन है, पूरा जो खजाना है वहाँ का, वो खाली हो चुका था। तो भाई खजाना खाली हुआ था तो कुछ रीजन तो होगा ना खाली होने का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वेयर द रीजन बिहाइंड द इम्पटी ट्रेजर ऑफ फ्रांस। इम्पटी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो क्यों खाली था, क्यों खाली हो गया था। तो इसका 5 पॉइंट लिखना पड़ता है एग्जाम में। मैं बताता हूँ, आप लिख के आइएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका फुल में फुल 5 मार्क्स देगा टीचर, 1 मार्क्स नहीं काटेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या होगा? फ्रांस बहुत वार को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। तो उसके वार बहुत लंबे लंबे समय तक चलते थे, जिस कारण से उसका मनी ख़त्म हो गया। भाई वार चलेगा, वार को मेंटेन भी करना पड़ता है, आर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब गोली बंदूक बारूद की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे जो जो सिपाही लड़ रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी, प्लस उनका
खाना पीना ये सब भी तो रहता है, तो इन सबको मेंटेन करने में पैसा तो लगते हैं, जिस कारण से ये इनका मनी यहाँ पर ख़त्म हुआ। दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा पॉइंट बहुत मेन है। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर ही वर्सली का एक पैलेस था। वर्सली में क्या था, एक पैलेस था जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्सली। उसको मेंटेन करने में, कोई पैलेस बना के बनाओगे भाई तो उसको तो मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, पेंट करवाना ये वो, ये पूरा बहुत चीज़ रहता है उसमें करने को, तो ये सब मेंटेन करने में तो पैसे तो लगते हैं ना, तो वो भी था। तो दूसरा चीज़, उसका खुद का भी तो माल था, उसको भी तो मेंटेन करने में पैसे लगते थे, ये सब था। तीसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस 16 अंडर लुईस 16 के अंदर में क्या हुआ था भाई, तो फ्रांस जो था उसने अमेरिका का हेल्प किया था। किस लिए, तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। किससे, तो ब्रिटेन से। अब भाई ऐसा तो हो गया ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के, लेकिन क्या हुआ, जिस कारण से ब्रिटेन इंडिपेंडेंस दिलवाने में क्या हुआ भाई कि फ्रांस बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया। कितना का, तो बिलियन ऑफ लीवर के मोर देन मतलब समझ लो कि उससे ज़्यादा बिलियन लीवर्स का, मोर देन बिलियंस ऑफ लीवर वो कर्ज में डूब गया। अब चौथा पॉइंट देख लो भाई, अब जो कर्ज देता था वो कर्ज देने वाला चार्ज करता था कितना, 10% इंटरेस्ट चार्ज करता था लोन के प्रति। ठीक है, जो भी लोन दिया था उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करता था वो लेंडर। ठीक है, तो हुआ यूँ कि भाई 10% चार्ज तो करता था, लेकिन गवर्नमेंट 10% देती थी ना, तो उसका जो भी निकलता था, अर्थव्यवस्था जो था ना वो पूरा डगमगा जाता था। वो बहुत बड़ा हिस्सा 10% होता था अर्थव्यवस्था का, उसके इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा होता था, जो वो गवर्नमेंट एज ए इंटरेस्ट दे देती थी। अब चौथा पॉइंट तो हो गया। पांचवा पॉइंट में बात करते हैं, तो जो भी, अब देखो भाई और भी तो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, क्या, मेंटेनिंग द आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, यूनिवर्सिटी, एक्स्ट्रा, ये सब भी को तो मेंटेन, यहाँ पर भी तो सैलरी देना रहता है लोगों का, जो बाकी काम रहता है वो सब भी तो करवाना रहता है, तो ये भी तो होगा भाई। तो ये यहाँ पर भी पैसे खर्च होते थे। इस कारण ये थे 5 रीजन जिसके कारण से इम्पटी हो गया था ट्रेजर पूरा किसका, फ्रांस का। तो अब आगे चलते हैं, देखो क्या हुआ, ये था रीजन था भाई फ्रांस, और यही रीजन था जिस कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया भाई कि टैक्स बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था। यही सब रीजन ये कारण गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, टैक्स इंक्रीज कर दिया था। अब नेक्स्ट आते हैं, उस समय फ्रेंच की सोसाइटी 3 भागों में बटी थी। कौन कौन भाग, तो फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आते थे, सेकंड में नोबिलिटी आते थे, थर्ड में बिजनेसमैन, पीजेंट, लेबर, आर्टिसियन, सर्वेंट, लॉयर, कोर्ट ऑफिशियल, मर्चेंट एक्सेट्रा जो भी थे वो भी ये सब आते थे थर्ड एस्टेट में। अब आगे बात करते हैं, तो आगे हम लोग चलेंगे तो आगे देखिएगा कि जो फर्स्ट एस्टेट क्या का, फर्स्ट एस्टेट किसको कहते हैं, तो फर्स्ट एस्टेट उसको कहते हैं जो लोग चर्च में काम करते हैं, जैसे प्रीस्ट हो गए, उनको क्या कहा था, चर्च, जो चर्च में काम करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, क्लर्जी। क्लर्जी कौन हुआ भाई, तो प्रीस्ट सब क्लर्जी होते थे। ठीक है, और सेकेंड एस्टेट में कौन होता था भाई, द किंग हो गया, मिनिस्टर हो गया, अदर जो गवर्नमेंट में के लिए काम करते थे वो लोग हो गए, उनको क्या कहते थे, नोबिलिटी कहते थे। ठीक है, उनको क्या कहते थे, नोबिलिटी। ठीक है, और थर्ड एस्टेट कौन बिलोंग करता था भाई, तो पीजेंट, बिजनेसमैन, मर्चेंट, ये सब थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो देखो उस टाइम पे जो 90% पॉपुलेशन थी ना वो किससे बिलोंग करती थी भाई, तो थर्ड एस्टेट को बिलोंग करती थी। ठीक है, थर्ड एस्टेट से 90% लोग जो पॉपुलेशन थी वो बिलोंग करती थी। और जो 60% लैंड था ना वो किससे बिलोंग करता था, तो 60% लैंड जो था क्लर्जी, किंग और अदर पीपुल ऑफ ई स्टेट से बिलोंग करती थी। ठीक है, अब देखो ओनली उस टाइम पे क्या था कि जो थर्ड स्टेट था ना वही बस टैक्स पे कर सकता, टैक्स पे करेगा, और कोई जो फर्स्ट सेकंड स्टेट था ना वो टैक्स नहीं पड़ेगा, बस थर्ड ही स्टेट टैक्स पे करेगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स पे नहीं करना था। ठीक है, तो ऑन अदर हैंड अब दूसरे हाथ पे बात करेंगे, दूसरे हाथ पे बात करेंगे, तो नोबिलिटी, क्लर्जी है, उन लोगों को सम प्रिविलेज मिलता था, जैसे बर्थ से ही क्या प्रिविलेज था भाई कि दे कैन नॉट पे टैक्स। ठीक है, वो टैक्स पे नहीं कर सकते, उनको बर्थ से ही प्रिविलेज मिलता था ये सब का। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो क्या क्या प्रिविलेज जो थे वो मिलते थे क्लर्जी और नोबिलिटी को। तो पहला प्रिविलेज ये था कि दे कांट पे टैक्स। ठीक है, यहाँ पे कांट होगा, थोड़ा छूट गया, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, कांट होगा, दे कांट पे टैक्स, ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे। ठीक है, अब दूसरा क्या पॉइंट था भाई, तो थर्ड स्टेट पीपुल जो थे ना वो वर्क करेंगे किसके लिए, तो इनके लिए वर्क करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेट के लोग किसके लिए वर्क करेंगे भाई, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए वर्क करेंगे। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तो ये लोग क्या थे, ये लोग रिसीव करेंगे क्या, टैक्स, किससे, तो थर्ड स्टेट से।
टैक्स कौन रिसीव करेगा भाई? तो थर्ड स्टेट से टैक्स कौन रिसीव करेगा? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे ये था कि तिथ का बात करते हैं, ठीक है। तो टैक्स, जो भी हम लोग का टैक्स होगा वो पे किया जाएगा किसके द्वारा? किसके द्वारा भाई? तो टैक्स जो भी पे किया जाएगा थर्ड जो टैक्स पे किया जाएगा थर्ड स्टेट के द्वारा, किसको? तो फर्स्ट स्टेट को, इन विच दे पेड 10% ऑफ देयर हार्वेस्ट और प्रोडक्शन। जो अपने अपने हार्वेस्ट और प्रोडक्शन में क्या होगा? 10% होगा टैक्स। वही टैक्स पे किया जाएगा किसको? फर्स्ट स्टेट को। ये कहलाता है तिथ। और टाइल्स क्या कहलाता है? तो एक कहलाती है, टाइल्स कहलाता है कि डायरेक्ट टैक्स जो पे किया जाता है स्टेट को, जो थर्ड स्टेट है वो डायरेक्ट टैक्स पे करे किसको? स्टेट को। वो क्या कहलाता है? टाइल्स। अब एक और बात जान लीजिए, वहाँ पे बुक में दिया होगा फ्यूडल सिस्टम, देख लीजिएगा फ्यूडल दिया होगा, फ्यूडल। तो जान लीजिए फ्यूडल क्या होता है। तो फ्यूडल सिस्टम मैं बता देता हूँ। फ्यूडल सिस्टम ये होता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन का सम कुछ पार्ट एज ए टैक्स गवर्नमेंट को देना क्या कहलाता है? फ्यूडल सिस्टम कहलाता है। समझे? फ्यूडल सिस्टम क्या कहलाता है भाई? आपके प्रोडक्शन का कुछ पार्ट क्या होगा? एज ए टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ LSS कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। ये था हम लोग का पार्ट 1, ये हम लोग का था पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।